नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। जी हाँ, ये जो है आपका देख लो चैप्टर जो है एक हिस्ट्री का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब जैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में यानी यूरोपीय लोगों का आगमन कैसे हुआ था, चाहे भारत की बात करें तो कैसे हुआ था, सारी जानकारी जानेंगे। ये देखो आपको प्रॉपर बात कर लेते हैं। ये जो है आपको एक प्रॉपर जो है इंग्लिश चाहे हो या फिर हिंदी मीडियम में आपको दोनों तरीके से समझाया जाएगा। और ये देख सकते हो प्रॉपर जो है ओसवाल की तरफ से जो है आपका ये बुक है, इस बुक का रिव्यू समझ सकते हो। ओसवाल की बुक के जो है ये आपको चैप्टर है, किस तरह से उसमें जो है सारे क्लैरिफाई किए गए हैं टॉपिक्स को, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं यूरोपीय लोगों का आगमन के बारे में। अब जैसे इसमें आपको इंट्रोडक्शन भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे कहा गया है कि इंट्रोडक्शन टू यूरोपियन ट्रेडर्स एंट्री इनटू इंडिया एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड नेटवर्क, यानी यूरोपीय व्यापारियों के भारत में प्रवेश और उनके व्यापार नेटवर्क की स्थापना का परिचय क्या है। ये सारी चीजें जो है हम प्रॉपर जो है क्लास में पढ़ेंगे। पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। पहला आपका टॉपिक है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, लगभग 1453 में आया। यानी ये क्या है, इसका मतलब है कि जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन लगभग 1453 में। अब द एंट्री ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स इनटू इंडिया मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट turn turning point in global commerce and geopolitical during the late 15th century. This shift was primarily initiated by the Portuguese navigators Vasco da Gama, who successfully reached India in 1498 and established a direct maritime route to this lucrative region. अब जैसे मतलब ऐसा है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो यूरोपीय व्यापारियों के भारत प्रवेश ने वैश्विक वाणिज्य और भू राजनीति है उसमें एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। और इस बदलाव की जो है शुरुआत जो है मुख्यतः पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की थी लगभग 1498 ईस्वी में। और ये सफलतापूर्वक भारत पहुंचे और इस लाभदायक क्षेत्र के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग जो है स्थापित उन्होंने किया। ठीक है, चलिए बाकी आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। आगे कहता है कि जैसे देखो इस समुद्री मार्ग की खोज है उसने यूरोपियों ने की। यूरोपीय और भारत और अन्य जो एशियाई प्रांत है उसके क्षेत्र को जोड़ने के लिए यानी व्यापारिक व्यापार नेटवर्क की स्थापना को सुगम बनाने के लिए किया गया, जिससे यूरोपीय लोग जो है मसालों, वस्त्रों, बहुमूल्य धातुओं जैसे मूल्यवान वस्तुओं का आयात कर सके। ठीक है, साथ ही जो भारतीय वस्तुएं हैं वो यूरोपीय बाजार में जो है अनिवार्य हो गई और जिससे व्यापार मार्गों पर प्रभुत्व की चाहत बढ़ गई। यूरोपीय व्यापारी और भारतीय सौदागरों के बीच संबंधों ने दोनों क्षेत्रों के सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया, जिससे भविष्य के औपनिवेशिक प्रयासों का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब देखो ऑन द 29th ऑफ मे 1453 आफ्टर फाउल फेल्ड। अब ये जैसे कहता है कि इसमें लगभग 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय व्यापारियों के जो भारत है, ठीक है? मतलब एक तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कब का टाइमिंग आप देखो यहाँ पर है लगभग 29 मई 1453 को। अब लगभग 6 शताब्दियाँ में 4 जो है असफल घेराबंदी के बाद हुआ क्या? युवा जो शाही सुल्तान है, जो महमद द्वितीय है, उनके नेतृत्व में ओटोमन सेनाओं ने अंततः क्या किया? कॉन्स्टेंटिनोपल की दुर्गम दीवारों को भेद दिया। सिंपल सा बात, ठीक है? और बाकी फाइनली ब्रीचड द फॉर्मिडेबल वॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये कहा जाता है। और दिस वाज नॉट जस्ट अ सीज, इट वाज अ कैटालाइस्मिक इवेंट दैट मार्क्ड द एंड ऑफ द Byzantine Empire, a civilization that had been the torch bearer of Roman legacy of nearly 1500 years. The fall of this uh, monumental city reverberated across the corridor of power in Europe, sending shockwaves that altered trading relations with the Indian subcontinent. The European merchants lost control over their profitable trade as they realized the Silk Road, a vital trade route with the East, was not under the Ottoman control. The Ottoman didn't merely seize the road, they regulated it, imposing a traffic regime that amounted to a fiscal strength hold. ठीक है,
Beyond the realm of economics, the fall of Constantinople was the watershed movement in the logical जो लैंडस्केप ऑफ यूरोप का एंड एशिया माइनर. The Ottoman and European found themselves at a ideological impasse, their religions beliefs serving as both shield and sword in their interaction. Muhammad Dutiye, in a markstock of economic policy, reserved the lucrative spaces, trade and exclusives for his subject. कहता है लगभग कहानी यहाँ पर ऐसा है कि ये जो है कि सबसे पहले तो आपको घेराबंदी की गई थी, एक जो है आपका भेद भी किया गया था, यह जो है घेराबंदी नहीं थी, याद रखना आपको, यह जो है एक विनाशकारी घटना थी जिसने बीजान्स्टीन साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया और एक ऐसा सभ्यता जो लगभग 1500 वर्षों तक रोमन विरासत को मशालवाह करती रही, ठीक है। और इस विशाल शहर के पतन की जो गूंज है यूरोप के सत्ता के ग्वालियर में गूंज उठी, जिससे भारतीय उपमहाद्वीपों के साथ व्यापारिक संबंधों में भारी बदलाव आया और यूरोपीय व्यापारियों ने अपने लाभदायक व्यापार पर नियंत्रण खो दिया, क्योंकि उन्होंने एहसास हुआ कि सिल्क रोड पूर्व के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग अब ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। वही ऑटोमन साम्राज्य ने न केवल इस सड़क पर कब्जा किया, बल्कि उन्होंने इसे नियंत्रण भी किया और एक ऐसी शुल्क व्यवस्था लागू की जो राजकोषीय नियंत्रण के बराबर थी, ठीक है। और यहाँ पर कहा जाता है बियॉन्ड क्षेत्र से, यहाँ पर बियॉन्ड द रेलिम ऑफ इकोनॉमिक, आर्थिक क्षेत्र से परे कॉन्स्टेंटिनोपल पल का एक पतन यूरोपीय और जो एशियाई मानर है उसके धार्मिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और ऑटोमन और यूरोपीय लोग एक वैचारिक गतिरोध में फंस गए, जहाँ उनके धार्मिक विश्वास उनके आपसी संबंधों में ढाल और तलवार दोनों का काम कर रहे थे। वही मोहम्मद द्वितीय ने आर्थिक नीति के एक महत्वपूर्ण कदम के साथ यहाँ पर जो है अपनी प्रजा के लिए विशेष रूप से लाभदायक मसाला व्यापार, ठीक है, मसाला व्यापार लाए, जिसमें यह केवल एक नीति नहीं थी, यह जो है यूरोपीय व्यापारिक प्रभुत्व के लिए एक सीधी चुनौती थी। ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पर देखो इतने जो ऑटोमन ट्रैफिक रेट्स है आफ्टर लगभग 1453 के टाइम में रिलीजियंस, धर्म किसे, मुस्लिम सब्जेक्ट, नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट, फॉरेनर्स इसमें, महमद द्वितीय के लिए कितना परसेंट है, विजेड के लिए, सलीम प्रथम के लिए, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है। So what followed was nothing short of a geographical and maritime revolution. The Iberian Peninsula became a crucible of navigational innovation fueled by an insatiable quest for alternative route to the east. Portuguese sailors, already at the vanguard of exploration, were not just mapping the coast, they were rewriting the very positive of humans' endeavor. Under the auspices of Prince Henry the Navigator, the age discovery began with expedition commencing in 1419 along the West African coast. By 1488, Bartholomew Diaz had not just reached the Cape of Good Hope, he had flung open the door to the Indian Ocean. यानी कहता है कि एक भौगोलिक भूगोलवेत्ता से कम नहीं ये था। यह जो है नौवानी संबंधी ऐतिहासिक और समुद्री क्रांति थी। इबेरियन प्रायद्वीपीय नवाचार का एक ऐसा केंद्र बन गया जो पूर्व की ओर वैकल्पिक मार्गों की आदमयी खोज से प्रेरित था। पुर्तगाली नाविक जो पहले से अन्वेषण के क्षेत्र में अग्रणी थे, केवल तटों का मानचित्र ही नहीं के तत्वधान में वे मानक मानव नाभि की संभावनाएं कर रहे थे, बल्कि प्रयास भी कर रहे थे। राजकुमार हेनरी को नए सिरे से लिख रहे थे। डिस्कवरी का युग शुरू हुआ, जिसके अभियान 1419 में पश्चिमी अफ्रीकी तट पर शुरू हुआ और 1488 तक वाटोलूम डायस न केवल केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गए थे, बल्कि उन्होंने हिंद महासागर के द्वार भी खोल दिए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे आपका टॉपिक में क्या कहता है देखो, ये एडवांस ऑफ यूरोपियन क्या क्या था, पूरा ट्रेडिंग मार्क क्या था, ये आपको सारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये आपको पूरा जो है एक मैपिंग माइंड के साथ समझाया गया है, तो आप इसको जरूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे यहाँ पर क्या कहता है, आगे कहता है सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम द सेस्मिक शिफ्ट इन हिस्ट्री।
अब जैसे तो इतिहास में इस बड़े बदलाव से हमने क्या सीखा? जो कॉन्स्टेंटिनोपल है उसका पतन साम्राज्य की निस्सरता और मानव प्रगति की निरंतरता गति का एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है। यह जो है हमें अनुकूलन करने, नवाचार करने और पुराने रास्ते बंद होने पर नए रास्ते खोजने की चुनौती देता है। यह हमें इतिहास में सीखने, अपने वर्तमान की जटिलताओं से निपटने और एक समावेशी एवं समतापूर्ण भविष्य के लिए सेतु बनाने के लिए प्रेरित करता है। भारत के लिए नए मार्ग की दौड़ जो है टॉन्डेलिसिस की संधि 1494 जो है दो इम्पेरियन नौसैनिक शक्तियां स्पेन और पुर्तगाली के बीच नौवहनी संबंधी विवादों को सुलझने के लिए टारेसिल की संधि नामक एक अभूतपूर्व समझौता हुआ और अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक अदृश्य रेखा खींचने का निर्णय लिया गया। यह रेखा जो है अफ्रीकी के पश्चिमी तट के पास जो है केप वर्ल्ड द्वीप समूह से लगभग 370 लीग लगभग 2053.5 किलोमीटर पश्चिम की ओर निर्धारित था। ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। आगे देखो एक आपको चित्र दिख रहा होगा। अब जैसे ये जो चित्र जो है 7 जून 1994 को एक हस्ताक्षरित टोडरलेसिल संधि की पुर्तगाली की प्रति है। तो कहता है The treaty declared that all the non-Christian land west of this line was claimed by Spain and the east was claimed by the Portuguese. Later in 1506, Pope Julius II gave the division his stamp of approval, but there was a catch. Both Spain and Portuguese had to promise to convert the native people in this new land to Catholicism. From this point on, it was just a land grab. It also became a spiritual mission. This treaty laid the groundwork for European missionaries work all the globe. So every wondered why Brazil speak Portuguese while its neighbor speak Spanish. This treaty is the reason the line passed through Brazil and so the east coast was controlled by Portuguese, which is why you find Portuguese influences in place like Africa and Asia. ठीक है? जैसे कहता है कि जो संधि यहाँ पर जो हुई थी, संधि में जो यह घोषित किया गया कि इस रेखा में पश्चिमी की सभी गैर इतिहाई भूमि पर स्पेन का दावा होगा तथा पूर्व की ओर जो भूमि पर पुर्तगालियों का दावा होगा और बाद में 1506 में पोप जूलियस द्वितीय ने इस विभाजन को अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन इसमें एक पेंच था। स्पेन और पुर्तगाली दोनों को इन नए देशों के मूल निवासियों को कैथोलिक धर्म में परिवर्तित करने का वचन देना था। इसके बाद यह सिर्फ जमीन हड़पने का मामला नहीं रहा, यह एक आध्यात्मिक मिशन भी बन गया। इस संधि ने दुनिया भर में यूरोपीय मिशनरी कार्यों की नींव रखी। और क्या यहाँ पर आपको कहा जाता है कि क्या आपने कभी सोचा कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील जो पुर्तगाली है उनको क्यों बोलता था? क्यों बोलते थे? पुर्तगाली क्यों बोलते थे? जबकि उसके पड़ोसी देश स्पेनिश बोलते थे। यही वजह है कि यह संधि जो है, यह रेखा ब्राज़ील से होकर गुजरती थी और इसलिए पूर्वी तट पुर्तगाल के नियंत्रण में था। यही वजह है कि आपको अफ्रीका और एशिया जैसे देशों में पुर्तगाली प्रभाव का देखने को मिलता है। यहाँ पर चित्र एक दिखाया गया है 1502 का। 1502 का कैटेनियन विश्व मानचित्र दर्शाता है कि उस समय यूरोपीय लोगों को दुनिया कैसे दिखती थी, जिसके यह अत्यंत महत्वपूर्ण विभाजन रेखा भी शामिल है। ठीक है? आगे चलेंगे अपने टॉपिक पर। सो व्हाई शुड वन केयर अबाउट अ ट्रीटी साइन ओवर 500 ईयर अगो? कहता है तो फिर 500 साल पहले हुई किसी संधि की परवाह क्यों की जा रही? क्यों की जाए? यह इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे दूर-दराज के इलाकों में लिए गए फैसले आने वाली सदियों तक पूरी संस्कृति और क्षेत्रों को आकार दे सकते थे। यह हमें ऐतिहासिक घटनाओं के प्रवाह और आज की हमारे दुनिया को उनके प्रवाह के बारे में गंभीरता से सोचने की चुनौती देता है। यह समझौता की ताकत और उनके दीर्घकालीन प्रभावों को एक सबक है, ना सिर्फ जमीन पर बल्कि संस्कृति और आस्था प्रणालियों पर भी है। भारत में पुर्तगाली व्यापारी कैसे वास्को डी गामा लगभग जो है पुर्तगाली ट्रेड कैसे है वास्को डी गामा रिच कालीकट ऑन 27 मई 1498 में कलीकट में वो पहुंचे थे। 1498 में जो वाटुलुम डायस है उसके 10 साल बाद वास्को डी गामा ने अफ्रीका के चारों ओर से भारत पर पहला यहाँ पर बेड़ा लेकर कालीकट पहुंचे और पुर्तगाल से भारत एक समुद्री मार्ग की स्थापना की।
भारत की अपनी यात्रा के दौरान वास्को डी गामा को जंजीबार से कालीकट तक का रास्ता ढूंढने में एक गुजराती नौसैनिक गाइड अब्दुल मलिक ने सहायता की थी, याद रखना। और उस समय जो है कालीकट के वसानुगत सम्राट की जो उपाधि है जम ओरियन समुथिरी थी, और उन्होंने पुर्तगाली नाविकों का न केवल बंदरगाह पर आने की अनुमति दी, बल्कि स्थानीय लोगों के साथ जो है व्यापार करने की अनुमति दी। वास्को डी गामा ने यूरोप में माल बेचकर यात्रा की लागत की और लगभग 8 गुना लाभ कमाया। अगले ही वर्ष कुछ और पुर्तगाली जहाज आए और लगभग 1500 में कलिकट में पहला पुर्तगाली कारखाना स्थापित करते हैं। अब यहाँ पर फैक्ट्री एट कलिकट, फैक्ट्री क्या थी कलिकट में? तो लगभग ये जमीन जो है सबसे छोटे-छोटे टुकड़ों के होते थे, जो स्थानीय शासकों द्वारा जो है विशिष्ट यूरोपीय व्यापारिक संगठनों को आवंटित किए जाते थे। इसे लगभग जो है 11वीं 21वीं सदी के विशेष आर्थिक क्षेत्रों जैसे ही उद्देश्य पूरा होता था, शुरुआत में इनका इस्तेमाल जो है व्यापारिक केंद्रों के रूप में किया जाता था। बाद में इनके चारों ओर किले बनाए गए, जो औपनिवेशिक प्रशासन के केंद्र के रूप में काम करते थे। लगभग 1500 बात कर लेते हैं, 1500 में पुर्तगाली रईस पेड्रो अल्वारेस कैब्राल खोज करने वाले पहले यूरोपीय बने, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो आगे चलेंगे, देखिए क्या होता है ब्राजील में। अब जैसे ब्राजील में पोर्तुगीज एक्सप्लोरेशन दे मूव टुवर्ड साउथ एशिया एंड फाइनली इन 1542 रीच जापान एट द फार ईस्टर्न एज ऑफ एशिया। जैसे पुर्तगाली अवनिवेश फिर दक्षिण पूर्व एशिया की ओर बढ़ और अंत 1542 में एशिया के सुदूर पूर्व छार पर स्थित जापान तक पहुंचे। लगभग जो है 1501 में पोर्तुगीज ट्रेड ओपन देयर सेकेंड फैक्ट्री एट कोचिन which soon become their trading capital, not only within the subcontinent but also as a hub of regulating the Indian Ocean. Vasco da Gama visited India 3 times in 1498 and 1501 as a trader, and in 1524 as the viceroy of Stadoda, India. However, during this visit, he fell in ill and died in Cochin. कहता है 1501 में पुर्तगाली व्यापारी ने कोचीन में अपना जो है दूसरा कारखाना खोजा, जो शीघ्र ही उनकी व्यापारिक राजधानी बन गया। न केवल उपमहाद्वीप में बल्कि हिंद महासागर को विनियमित करने के लिए केंद्र के रूप में भी बनाया। वास्को डी गामा 3 बार भारत आए और 1498 और 1501 में एक व्यापारी के रूप में और 1524 में एस्टाडो द इंडिया के वायसराय के रूप में। हालांकि इस यात्रा के दौरान जो है वे बीमार पड़ गए और कोचीन में उनकी मृत्यु हो गई। कहता है फिगर 3 में इन 16th एंड 17th सेंचुरी द पोर्तुगीज एम्पायर ऑफ द ईस्ट और स्टाडो द इंडिया विथ इन इट्स कैपिटल इन गोवा। लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी में पूर्व का पुर्तगाली साम्राज्य या एस्टाडो द इंडिया, जिसकी राजधानी गोवा थी, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। आगे कहता है in 1505 the first Portuguese viceroy Franco de Almeida was sent to India. Before coming to India, he had already conquered the east coast of Africa, Kilwa Sultanate, present-day Kenya, Tanzania, etc., and came up with the infamous blue water policy to command the sea between India and Africa. Following it, very soon, the Portuguese navy started commanding all the sea routes in the East Arabian Asia. The next step was charging the other vessels in the Indian Ocean and Arabian Sea. This created difficulties for trade relations between the Sultanate of Gujarat, Egypt, and the merchant of Venice, culminating in the Battle of Due in 1509, where a sudden loss of the Portuguese navy for the Portuguese monarch to call back the viceroy and appointed Afonso de Albuquerque as the new viceroy. Almeida, having defied Portugal order and continued his efforts until the end, passed away in 1509. In 1510, new viceroy of Afonso de Albuquerque 1509 से 15 purchased Goa from the ruler of Bijapur Islami Adisa to make a permanent Portuguese base north of Cochin. By this time, they had already ended the 2000-year-long Arab monopoly on sea trade. Initially,
Krishna Deva Raya supported the Portuguese and also allowed them to establish a factory at Bhatkal in present-day Karnataka. कहता है लगभग जो है 1505 में पहले पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा अल्मेडा को भारत भेजा गया। भारत आने से पहले उन्होंने अफ्रीका के पूर्वी तट पर किल्वा संतलर वर्तमान जो केनिया तंजानिया में आदि में है पर विजय प्राप्त कर ली और भारत और अफ्रीका के बीच समुद्र पर नियंत्रण के लिए हुइयात ब्लू वाटर नीति अपनाई। इसके बाद बहुत जल्द ही पुर्तगाली नौसेना ने अरब सागर में सभी समुद्री मार्गों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अगला कदम हिंद महासागर और अरब सागर में अन्य जहाजों पर आक्रमण करना था। इससे गुजरात, मिस्र के सुल्तान और बेनिसिस के व्यापारियों के बीच जो है व्यापारिक संबंधों में कठिनाइयां पैदा हुई, जिसकी परिणति 1509 में द्वीप के युद्ध में हुई, जहां पुर्तगाली नौसेना की अचानक हार के कारण पुर्तगाली राजतंत्र को वायसरायों को वापस बुलाना पड़ा और अफांसो डी अल्बुर्क को नया वायसराय नियुक्त किया गया। पुर्तगाली के आदेशों की अवहेलना और करने और अंत तक अपने परियां जारी करने के बाद अल्मेडा 1909 में निधन हो गए और लगभग 1510 में नए वायसराय अफोंसो डी अल्बुर्क 1509 से 15 ने कोचीन के उत्तर में एक अस्थायी पुर्तगाली अड्डा बनाने के लिए बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह से गोवा खरीद लिया। इस समय तक उन्होंने समुद्री व्यापार पर 2000 साल पुराने अरबों के एकाधिकार को समाप्त कर का समर्थन किया और उनके वर्तमान कर्नाटक के भटकल में कारखाना स्थापित करने की अनुमति भी दी। इसके बाद गोवा राजधानी बन गए और पुर्तगाली ने भारतीय उपमहाद्वीपों, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर और पूर्वी अफ्रीका के तटवर्ती सभी पुर्तगाली क्षेत्रों को भारत के राज्यों का हिस्सा घोषित कर दिया और बाद में गोवा को पूरा का रोम कहा जाने लगा। गोवा का जो है पूर्व का रोम कहा जाने लगा, याद रखना, रोम ऑफ द ईस्ट। ठीक है, कहता है आगे आगे कहता है कि टू इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट बियॉन्ड ट्रेड। अबे जैसे कि व्यापार से पूरी भागीदारी बढ़ाने के लिए अरबुक ने पुर्तगाली पुरुषों को भारत में वैवाहिक संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और इन विवाहों से उत्पन्न बच्चों को फेरिंगिस कहा जाता था। यह शब्द 19वीं और 20वीं सदी तक सभी श्वेत लोगों को पर्याय बन गया था और अल्बुर्क ने पुर्तगाली नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए और मूल निवासी की शिक्षा के लिए कुछ व्यवस्था की। हालांकि यह उद्देश्य उन्हें यूरोपीय संस्कृति से परिचित कराना नहीं था, बल्कि बुनियादी शिक्षा के माध्यम से कैथोलिक शिक्षाओं का प्रसार प्रसार करना था। उसके बाद अपने कुछ वर्षों तक वायसराय हिंद महासागर में नए द्वीपों वही सिलोन, श्रीलंका, मालदीव आदि को नियंत्रण करने के में अधिक व्यस्त रहे और 1524 में वास्को डी गामा को पुर्तगाली क्षेत्रों का वायसराय बनाया गया और अगले ही वर्ष दिसंबर 1525 में उनका निधन हो जाता है और अगला शासकीय कदम जो है पुर्तगाली वायसराय नूनो द कुन्हा लगभग 1519, ठीक है, 1529 से 38 तक के लिए इनका काल था, उठाया और गुजरात जिन्होंने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से वेशिन और आसपास के द्वीप बॉम्बे जैसे हो गया दमन और द्वीप के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। अगले महत्वपूर्ण जो है प्रशासक मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा आते हैं। इनका काल जो देख लो बात करते हैं आपका 1542 से 45 थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपों में कैथोलिक धर्म के प्रचार का विचार का प्रचार करने के इरादे से भेजा गया था और इसलिए वे अपने साथ जो है जीसस विट सेंट फ्रांसिस्को जेवारियर को भी लाए, जिन्होंने पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र में लगभग 40 चर्च स्थापित किए और 16वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगालियों ने कॉटेज प्रणाली का जो है उपयोग करके मसालों और काली मिर्च के व्यापार में पर एक पूर्ण आधिकारिक एकाधिकारिक बनाए रखा और कॉटेज प्रणाली 16वीं शताब्दी के दौरान भारतीय महासागरों में पुर्तगाली साम्राज्य द्वारा जारी किया गया एक नौसैनिक व्यापारिक लाइसेंस या पास था। इसका नाम जो है पुर्तगाली शब्द कार्टर से लिया गया जिसका अर्थ होता है पत्र और सभी व्यापारी चाहे वे निजी व्यक्ति हो या उपमहाद्वीपीय और दक्षिण पूर्व एशिया में साम्राज्यों के प्रतिनिधि को कार्टर नामक व्यक्त किया गया, ठीक है, नामक पास प्राप्त अनिवार्य रखा गया और अन्यथा उनका माल जब्त कर लिया जाता था। पुर्तगाली सरकार ने काली मिर्च के गुणों, अदरक, गंधक, शीशा, सोरा, दालचीनी आदि के व्यापार पर एकाधिकार किया। लगभग जो है 1662 में 1600 ये 62 नहीं 1622 में, ठीक है, 1622 में कहता है 1622 में होमरूज जलमंडरू मध्य पर
ब्रिटिश नियंत्रण के साथ यह प्रणाली जो है आखिर समाप्त हो जाती है और आगे हम पढ़ते हैं अपना दी प्रेजेंट डे Mumbai include the territory of Basins and the island of Salsette from Mathrai word Sasti referring to the 16th village कहता है वर्तमान मुंबई में बेसिन का क्षेत्र और सिसेट द्वीप मराठी शब्द साष्टी से लिया गया जिसका अर्थ होता है सियाष्टी गांव ठीक है सियाष्टी गांव और शामिल है यहाँ पर सियाष्टी गांव इसमें शामिल है पुर्तगालियों ने जो कोलावा है उसके समृद्ध खाड़ी क्षेत्रों के कारण उसका नाम बॉम्बे रखा गया और फिर इसे इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ऑफ गांगा द्वारा दिए गए दहेज के रूप में ब्रिटेन को सौंप दिया जबकि साल्सेट पुर्तगालियों के हाथों में रहा ठीक है तो आखिर आप सारे समझ चुके होंगे पूरे चैप्टर को तो ये था आपका पूरा चैप्टर हालांकि ये जो है अभी पूरा चैप्टर क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है इसको आप जो है पार्ट वन समझ सकते हो इसका पार्ट टू आपको जल्दी लाया जाएगा जिसमें जो है आगे का पार्ट आपको करवाया जाएगा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए शेयर कर दिए लाइक कर दिए और ये बुक को जरूर आप खरीद सकते हैं इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा काफी फायदेमंद बुक रहेगा आपके लिए ठीक है चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ धन्यवाद